कौन से कानून हटाए गए और कौन से जो हैं नए कानून लाए गए। 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून हैं वो अभी इन्फोर्स हो चुके हैं। इसे अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, यंग पर्सन होता है, वो सुधर सकता है, दोबारा से क्राइम नहीं करेगा अगर उसको हम एक वार्निंग भी दे दें। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को मेंटेन करना 5 दिन के लिए। और साथ ही अगर जैसे देखा जाए तो पहले धारा 376 थी जिसे लोग जो हैं रेप के साथ जोड़ कर देखते थे। हीनियस क्राइम है जो सोसाइटी को झकझोर देता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा मैं निर्भया केस की। जी, तो उसने अकेला दिल्ली नहीं पूरे देश को झकझोर दिया था। या कानून का डर और लोगों के बीच बढ़ने की संभावना है। कानून का एक पर्पज़ है कि डेटरेंट इफेक्ट होता है कि लोगों को एक थोड़ा फियर या डर हो कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। जी, और उस डर को रखना भी ज़रूरी है और उसको वास्तविक रूप में अप्लाई करना भी ज़रूरी है। धारा 376 थी जिसे लोग जो हैं रेप के साथ जोड़ कर देखते थे। तो कानून एक माध्यम है न्याय तक पहुंचने का। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश के बीच जो है वो 3 नए कानून अब लागू हो चुके हैं। जो पुराने इंडियन पिनल कोड के तहत धाराएं थी उनमें बदलाव किए गए और साथ ही साथ अब जो 3 नए कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। और इन्हीं 3 कानूनों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रोहित कड़वासना जी, जिनसे हम जानकारी हासिल करते हुए जानेंगे कि आखिरकार हमारी न्याय प्रक्रिया जो है हिंदुस्तान की, उस पर कैसे इन कानूनों का प्रभाव पड़ेगा और कैसे ये नए कानून जो हैं प्रभावी तौर पर लागू होते हुए किस तरह का प्रावधान जो हैं आम नागरिक को देंगे। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये 3 कानून जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस कानून को लेकर जो है इनका बदलाव किया गया, यानी कि कौन से कानून हटाए गए और कौन से जो हैं नए कानून 3 लाए गए। जैसे भारतीय न्याय संहिता है या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट है। तो किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं और क्या फ़र्क जो है वो हमारी न्याय प्रणाली में इससे आने वाला है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने विचार साझा करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे। और अभी 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून हैं वो अभी इन्फोर्स हो चुके हैं इसे। तो इसमें तीनों कानून हैं वो तीनों के तीनों एक क्रिमिनल लॉ के एक हेड के अंदर में तीनों के तीनों कानून हैं उनको लागू किया गया है। जी, बेसिक पॉइंट क्या है कि जो चेंज इन लॉ है वो सोसाइटी में चेंज का एक साइन है। अगर सोसाइटी में चेंज आता है, सोसाइटी डेवलप हो रही है तो कानून डेवलप होते हैं, कानून का भी विकास होता है। तो एक आज से हम 20-25 साल पहले हम आज के ये जो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते भी नहीं थे इतना। जी, तो उससे रिलेटेड जो अपराध हैं तो उनको अमेंडमेंट के थ्रू बाद में डाला गया था। तो ऐसे करके सोसाइटी ही डेवलप हुई है कि जो प्रॉम्प्ट करती है कि भी नए चेंजेस आएँ लॉ के अंदर ही। सोसाइटी इज़ देयर टू सर्व that law is there to serve the society and not vice versa। तो इसी के लिए क्या है कि कानून में बदलाव एक ज़रूरी पार्ट हो जाता है इसमें। जी, एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला कि लॉ इज़ देयर फॉर अ काइंड ऑफ अ मीन्स टू एन एंड एंड दैट एंड इज़ जस्टिस। तो कानून एक माध्यम है न्याय तक पहुंचने का और इसी के लिए कानून को हमें पूर्ण रखना चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसी के रिगार्डिंग क्या है कि इनमें चेंजेस किए गए हैं सारे के सारे। वो चेंजेस क्या है कि सोसाइटी में बदलाव के संकेत भी हैं, प्लस इनके अंदर क्या है कि जो चीज़ें डाली गई इनमें ट्रेडिशनल वे से वो चीज़ें भी हैं। जी, और उसमें एक फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि जैसे कम्युनिटी सर्विस को एक सज़ा का पार्ट बनाया गया। कम्युनिटी सर्विस ऐसी कि भाई वो एक कम्युनिटी की सर्विस करेगा पर्सन, बट वो एक पैटी ऑफेंसेस हो, वहाँ पर उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। जी, तो वो एक तरीके से पुराने टाइम पर जैसे कह लो कि पंचायती होती थी, पंचायती के अंदर भी एक बंदे को शर्मिंदगी हो भी उसने कुछ गलत किया और वो मान भी ले और उसको सज़ा के तौर पे एक
बस साइन मात्र हो भी, हाँ सज़ा भी होगी, और कल के लिए वो शर्मिंदगी के कारण आगे कुछ ना करे जी। तो उस चीज़ को भी एक पार्ट बनाया गया है ऐसे उसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो ये सारे के सारे एक वेलकम स्टेप्स हैं सभी के अंदर। तो तीनों कानून में उसी के अकॉर्डिंग ही ये चेंजेस लाए गए हैं। तो वो प्रोग्रेस का ही पार्ट है उसके रिगार्डिंग, कि वो एक प्रोग्रेसिव वे में, प्रॉम्प्ट वे में ये सारे के सारे अप्लाई किए गए। अब तीनों कानूनों में अलग अलग तरीके के बदलाव हैं। जैसे कि अब हम बात करें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ जी। तो तीनों में जो समय की जो आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग ही ये चेंजेस लाए गए। अब इनमें क्या है कि रीलोकेशन है सेक्शन नंबर्स की, रीनंबरिंग है सेक्शन नंबर की, कुछ इनके अंदर डिलीट भी किए गए पार्ट है, कुछ इसमें एडिशन भी किए गए पार्ट है। और कुछ जगह पे कहते हैं कि जैसे इंडियन पिनल कोड में पहले जितनी धाराएं थीं उनको धाराओं को कम किया गया, तो कहीं जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वहाँ पर धाराएं जो हैं वो बढ़ाई भी गई हैं। क्या ऐसा भी हुआ है? हाँ जी, ये भी किया गया। अब जैसे पहले आईपीसी था पहले, तो वो ब्रिटिश लॉ कमीशन था, वो 1834 के टाइम बना था जी, और 1860 का इंडियन पेनल कोड था। अगर हम 1860 के अकॉर्डिंग, अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग काउंट करें तो वो मोर देन 150 ईयर्स, अराउंड मोर देन 170 ईयर्स पुराना लॉ था। अब उसमें क्या अमेंडमेंट हम कर रहे थे। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो ऑफेंस है या क्राइम है या अपराध है वो तो वही रखा गया। उसमें क्या है, नंबरिंग ऑफ सेक्शन थी। जैसे उसमें कुछ जनरल प्रोविजंस डाले गए थे, जैसे सेक्शन 8 से लेके 52A में डेफिनेशन डाले गए। तो अब उन सारी डेफिनेशंस को एक सेक्शन में डाल दिया गया भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो वो नंबरिंग उसके कारण कम हो गई। फिर क्या है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो अपराध है उनको प्रायोरिटी के तौर पे रखा गया कि ऑफेंस अगेंस्ट, जैसे वुमेन वाला है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी वाला पार्ट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पार्ट है, उनको प्रायोरिटी पे आगे रखा गया। फिर उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पार्ट है उसको बाद में रखा गया। प्लस ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन कर दी गई है कि हीनियस क्राइम्स है, पैटी क्राइम्स है। फिर क्या है कि उसमें इम्प्रिजनमेंट की जैसे अलग अलग थियोरीज होती हैं। एक उदाहरण यहाँ पर कि रेफर्मेटरी थ्योरी, कि बंदे को सुधारना। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, यंग पर्सन होता है, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो सुधर सकता है, दोबारा से क्राइम नहीं करेगा, अगर उसको हम एक वार्निंग भी दे दें, अगर ये चीज़ें रहेंगी, ये डिस्क्रिप्शन में कोर्ट के डाल दिया गया, ऐसी सिचुएशंस में उस पर्सन को हो सकता है कि सिर्फ कम्युनिटी सर्विस वाला पॉइंट ही बोला जाए। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को मेंटेन करना 5 दिन के लिए, ऐसा ही कुछ कोई समाज सेवा के कुछ कार्य करने के लिए, जिसके बदले उसको पैसा ना दिया जाए बट उसको ये फील हो कि उसकी एक ड्यूटीज़ हैं समाज के प्रति, ताकि वो आगे से ऐसा कोई क्राइम ना करे। जी, ये नहीं है कि ये बार बार इस तरीके से रखा जाए। तो इसी पर्पज़ के रिगार्डिंग क्या है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, यहाँ पर स्पेशल लॉज भी हैं काफ़ी सारी, बट उनके साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम के रिगार्डिंग है, जो ग्रुप क्राइम्स होते हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल सेक्शंस है वो डाल दिए उसमें। और वो हीनियस क्राइम है तो उनमें पनिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट का जो रूल है उसको फॉलो किया गया इसमें। तो ये एक वेलकम स्टेप है, जैसे भारतीय इसमें न्याय संहिता की बात करते हैं। रोहित जी, हम बात करें पहली एक जनरल जो धारा है वो 302 हुआ करती थी, जिसे देखकर एक आम आदमी भी समझ जाता था कि इस धारा के तहत जो है वो आदमी को उम्र कैद या फांसी की सज़ा ही होगी, क्योंकि 302 की धारा बड़े संगीन जुर्म में लगती थी। तो अब नई जो कानून लागू हुए हैं, क्या उनमें इस धारा को बदल दिया गया है? हाँ जी, जो रीनंबरिंग के कारण क्या है कि इन अपराध को जैसे स्टार्टिंग में ले आए गए हैं, तो इन अपराधों को शुरू में कर दिया गया। अब इनमें 103 है, ये सेक्शन नंबर डाल दिया गया, तो वो चेंजेस हो गया। पहले एक मुहावरा था, अभी 420 है, बंदा अगला समझ जाता है। वो 420 आईपीसी का ही एक मुहावरा, मतलब सेक्शन नंबर था जिसके, अब वो 420 नहीं रहा, मतलब अब वो चेंज हो गया ऐसे उसके रिगार्डिंग। तो अब कुछ मतलब आप कह लो कि कई गाने भी सिर्फ इनके सेक्शन नंबर पर ही बनाए हुए थे जो आईपीसी के, अब वो सारे सेक्शन नंबर है वो चेंज हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग। अब उनको चेंज करने का पर्पज़ ये था कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये सारा कुछ किया जाए। प्लस क्या है कि जैसे अब कुछ वर्ड हम यूज़ करते रहते हैं कि साइबर क्राइम है, कार्ड स्कीमिंग है, मॉब लिंचिंग है, ये इस टाइप के वर्ड्स थे कि जो कॉमन हम यूज़ करते थे, बट उनके लिए एक स्पेशल क्राइम बना दिया गया ऐसे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये अपराध है ये भी सभी के अगेंस्ट ही हो रहे थे। तो इनको एक सिस्टमेटिक पर्पस देना था जैसे उसके रिगार्डिंग। इवन कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिनमें वो सिर्फ मैन ओरिएंटेड थे, अब जेंडर न्यूट्रल भी कर दिए गए। तो जिसमें डिसरॉबिंग है, वॉयरिज्म है, ऐसे ऑफेंसेस है जिनमें अब वुमेन कैन आल्सो बी हेल्ड लायबल, उसके रिगार्डिंग लायबल हो सकती है। तो इस तरीके से उसको विस्तृत भी किया गया, वास्ट भी किया गया इसके रिगार्डिंग। और साथ ही अगर जैसे देखा जाए को
पहले धारा 376 थी जिसे लोग जो हैं रेप के साथ जोड़ कर देखते थे, लेकिन अब उसे भी हटाते हुए इसे धारा 63, 64 और साथ में एक 70 जोड़ दिया गया है जो गैंग रेप के बीच लागू होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन धाराओं के चलते अपराध का ग्राफ जो है वो गिरेगा या कानून का डर और लोगों के बीच बढ़ने की संभावना है? देखिए, कानून का एक पर्पज़ है कि डेटरेंट इफेक्ट होता है कि लोगों को एक थोड़ा फियर या डर हो कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। वो पर्पज़, उस डर का पर्पज़ होता है सिस्टमेटिक ऑर्डर मेंटेन करने का, और उस डर को रखना भी ज़रूरी है और उसको वास्तविक रूप में अप्लाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर लोगों को एक निरंकुश हो जाएंगे, वो वाला पार्ट है। तो इसलिए एक सिविलाइज सोसाइटी में उन ऑफेंसेस के लिए हीनियस क्राइम है जो सोसाइटी को झकझोर देता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, निर्भया केस की। जी, तो उसने अकेला दिल्ली नहीं पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल। उसी रीज़न से उस टाइम पर भी रेप लॉज में काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे। अब उन्हीं अमेंडमेंट को सारे जो अब कुछ सब सेक्शन थे उनको अप्लाई करके उनमें सीरियस क्राइम है उनमें डाल दिया गया है। प्लस जैसे बच्चों की चाइल्ड मैरिजेज होती थी तो उनको भी एक प्रॉपर क्राइम बना के उनके लिए पनिशमेंट मेंशन कर दी गई। तो लॉ एक तरीके से सोसाइटी का एक डेवलपमेंट करने का या अपलिफ्ट करने का भी तरीका है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर की रहती है। तो उसी में उन्होंने बखूबी एक आगे स्टेप बढ़ाया है जैसे उसके रिगार्डिंग। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अधिवक्ता यानी वकील रोहित जी की बातों के ज़रिए आपने अंदाज़ा लगाया ही होगा कि नए कानूनों के बीच जो बदलाव किए गए हैं वो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, और साथ ही साथ जो लोग अपराधी किस्म की भावना रखते हुए किसी अपराध को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनमें एक भय जो है वो पूरे तरीके से कानून के प्रति पैदा किया जा सके। रोहित जी, इन नए कानूनों के चलते जो है पुलिस को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि अब कस्टडी की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस जो है वो 90 दिन तक किसी शख्स को हिरासत में रख सकती है। तो क्या लगता है कि इसका दुरुपयोग भी पुलिस कर सकती है? क्योंकि 90 दिन की हिरासत में अगर पुलिस रखेगी तो रिमांड के दौरान कुछ भी जिस तरह के आरोप पहले भी लगते हैं कि पुलिस रिमांड के दौरान उगलवाना जानती है या टॉर्चर करती है, तो वो अवधि जो बढ़ गई है उसका क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या ये सही हुआ? आपकी नज़र में आखिर कैसा रहेगा? हाँ जी, जैसे यहाँ पे क्या नए कानून आगे जैसे होता है ना, एक आम लोगों की अवधारणा उसमें हो जाती है। जैसे मेरे को भी किसी कॉल है कि भी अच्छा भी पुराना कानून चेंज हो गया तो हमारा अगर कोई केस चल रहा था वो ख़त्म हो गया क्या अभी? जी, तो ये एक पॉइंट क्या है कि इसी कारण से कुछ मिसकंसेप्शंस भी हो जाते हैं ऐसे। तो कानून है अभी, जैसे ये आपने पुलिस रिमांड की इनकी बात की, तो इसमें जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी उसी तरीके से चलेंगे। जैसे यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग अभी भी वो एक लिमिट में पुलिस रिमांड वाला पार्ट है, वही ही चीज़ें फॉलो होंगी। हाँ, ये नया कानून है, इसलिए क्या है कि अभी इसकी इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से रहेंगी। जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन नहीं आती, तब तक ये मिसकंसेप्शन भी चलेंगी। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी को इसी रीज़न से एक थोड़ा सा एक एक्टिव रोल, प्रोएक्टिव रोल करके चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ मैटर्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुछ रेफरेंसेस भी जाएं कि इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को हम कैसे इंटरप्रेट करें, ये भी सिचुएशंस आएंगी। उसमें अब पुलिस को पावर्स दी गई हैं, तो उनमें क्या है, जैसे हैंडकफिंग, हथकड़ी लगाना हर एक जैसे केस में उसके अगेंस्ट चीज़ें थी। बट आज की अब नए कानून में क्या है कि हथकड़ी लगाना भी कुछ जो सीरियस क्राइम्स है उनमें पुलिस के पास पावर्स रहेंगी। फिर दूसरा क्या है कि पुलिस की जो अरेस्ट करने की पावर्स हैं उनको थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। बट विस्तृत करने का यहाँ पे हम हमेशा क्या है कि ये जो है ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ है तो उससे ऊपर एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स है कि किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो नहीं भंग होनी चाहिए, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही वो आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए डिसीजन। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो पुरानी जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि एक जवाबदेही रहेगी जैसे इसके रिगार्डिंग पुलिस की। ये नहीं कह सकते निरंकुश हो गई ये चीज़ें जी। तो जो पहले के हमारे सेट प्रिंसिपल्स हैं वो भी अभी भी फॉलो होंगे, क्योंकि मैंने पहले वर्ड यूज़ किया रिलोकेशन या रीनंबरिंग है, एक तरीके से नई पावर्स नहीं हो गई हैं वहाँ पे जनरेट जी। तो वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसी तरीके से चलेंगी। तो वो कुछ मिसकंसेप्शन उन्हीं रीज़न के कारण यहाँ पे बनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रिगार्डिंग। तो अब नए कानूनों के तहत क्या जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल फुटेजेस हैं या
अपराध को साबित करने के लिए दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगी, मान लीजिए अपराधी ने किसी जगह पैसे इस्तेमाल किए, उसकी रसीद, बैंक एटीएम की रसीद, तो क्या इसको भी शामिल करते हुए जो है वो किसी तरीके की राहत मिलेगी अपराध पर अंकुश लगाने में? यहाँ बहुत सही प्रश्न पूछा कि जैसे अभी हम आज की दुनिया में एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं अभी, तो डिजिटल वर्ल्ड है तो हमारे डिजिटल इम्प्रिंट्स भी रहते हैं। जैसे पुराने टाइम में रेत पे पाँव के निशान होते, तो यहाँ पे हमारे डिजिटल इम्प्रिंट्स रहेंगे। तो उन्हीं डिजिटल इम्प्रिंट के कारण क्या है कि हमारा जो एक मनी ट्रेल है, हम कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं, फ़ोन कॉल ये हैं, जो रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो ये जो चीज़ें एक एविडेंस के तौर पे, ये यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी, तो उन्हीं जज मेड्स लॉ को एक स्टैट्यूटरी लॉ बना दिया गया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे वहाँ पे उसके रिगार्डिंग। तो इन्हीं के ऊपर जजमेंट्स थी, उन्हीं को यहाँ पे प्रारूप उस तरीके से दे दिया गया कि इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को भी हम एक डॉक्यूमेंट के तौर पे देखते हैं। पहले हम लिखी हुई बात को मानते थे, अब क्या है कि हम एक वीडियो है या फोटो है या किसी फ़ोन में कुछ कॉपीज़ हैं, तो उनको भी हम एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मानते हैं। और आज की डेट में जैसे एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जी, तो उनमें क्या है कि मनी ट्रेल एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो ट्रेल्स हैं उन्हीं के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है एक मेजर पार्ट प्ले करेंगे। प्लस क्या है कि फॉरेंसिक जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर एक काफ़ी एक भार रखा गया है कि उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, फॉरेंसिक हैं, ये ऐसी एरिया डेवलप हो गया कि वो काफ़ी हेल्प करेगा कानून के जो एक पहुंचने के लिए, जस्टिस तक पहुंचने के लिए। यस, डेफिनेटली आपने जैसे बोला, ये एक बहुत अहम भूमिका अदा करेगा इन चीज़ों को यहाँ पे। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट्री और ओरल के पैरेलल में ही रखा गया है इसी के रिगार्डिंग। बहरहाल दोस्तों, आपने रोहित जी की बातों के ज़रिए समझ तो लिया ही होगा कि लागू होने वाले ये 3 नए कानून जो हैं वो हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और साथ ही साथ आम जन जिसे कानून से इंसाफ पाने की आस होती है, वह रास्ता सुगम करने के लिए अब लागू कर दिए गए हैं। रोहित जी, क्या इसमें कोई समय सीमा भी रखी गई है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से जब तक मामला अदालत में पहुंचता है, एक तय समय के अंदर जो है उस मामले का निपटारा होना चाहिए या उस पर फैसला आना चाहिए? क्या इस चीज़ का प्रावधान भी ध्यान में रखा गया इन 3 कानूनों के बीच? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि जैसे एक तो क्या है कि एफआईआर पहले होती है, जहाँ पर अपराध हुआ है वहीं पर एफआईआर होती थी। अभी क्या है कि उसके एरिया के बाहर भी एफआईआर हो सकती है, तो 0 एफआईआर बोलते हैं। EFIR भी करवाई जा सकती है। तो ये एक उस विक्टिम के लिए एक ज़रूरी, तो एक तरीके से ये फोकस क्या होगा कि एक अकेला ये नहीं कि एक्यूज़ को सज़ा देने के ऊपर फोकस रखा है, यहाँ पे विक्टिम को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो उसमें जो न्याय मिले वो उसको विक्टिम को भी मिले। उसी रीज़न से विक्टिम को न्याय की स्पीडी ट्रायल, तो वो उसी का ही पार्ट है। उस चीज़ को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें पूरा स्पेस दिया गया है। पुलिस के ऊपर एक स्ट्रेस रहेगा उसमें कि वो जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें, डिले ना करें, तो ऐसी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स ना वहाँ पर, तो वो टाइम बाउंड मैनर में पूरा करने के लिए बोला गया। सेम यहाँ पे ट्रायल को पूरा करने के लिए भी टाइम बाउंड लिमिट्स रखी गई हैं। तो उनका बेसिक पर्पज़ यही है इसी के रिगार्डिंग कि न्याय संगत और एक टाइम लिमिट में वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये जानकारी हर इंसान के लिए बेहद काम की होगी कि अब नए 3 कानून लागू होने के बाद नए प्रावधान के तहत आप 0 एफआईआर भी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। मतलब आप अपने इलाके से अगर बाहर भी कहीं हैं तो वहाँ पर अपने साथ हुई वारदात या अपने आपको पेश आई समस्या को लेकर एफआईआर जो है वो पुलिस के पास किसी भी थाने में लिखवाई जा सकती है। बहरहाल इन 3 कानूनों के बारे में जानकारी जो है रोहित जी ने हमें दी और उसका फ़ायदा यकीनन आप तक पहुंचेगा अगर आप उनकी बातों पर गौर करते हुए इन तीनों नए कानूनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी जो है इन तीनों नए कानूनों को लेकर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका नमस्कार।